दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा कि ज्योति झा गिरफ्तार हो गई हैं। वो किन वजहों से गिरफ्तार हुई हैं, अभी वो कहाँ हैं, उन पे क्या-क्या धाराएँ लगी हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ करमौली गाँव में। और ज्योति झा का ये पैतृक गाँव है, या अपना मायका कह लीजिए, ससुराल उनका घुंघोर है। पति हो गए माधव झा। तो उनके मायके में यहाँ के एक वकील साहब हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि ज्योति झा अ, कब गिरफ्तार हुई हैं? क्यों गिरफ्तार हुई हैं? सब बताइए। मैं दीप नारायण झा दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं अपने पैतृक गांव करमौली आया हुआ हूँ। मुझे परसों रात पता चला है कि हमारे ही गांव की एक लड़की जिनका पिछले ही महीना शादी हुआ है माधव झा के साथ, वो मधुबनी में किसी पीड़िता के द्वारा एफआईआर पे अरेस्ट हुई हैं। उनके पिताजी के द्वारा बताया गया, उसके बाद में मैंने कुछ पता लगाया तो बिहार सरकार के बिहार पुलिस एफआईआर ऑनलाइन स्टेटस पे अपलोडेड है ये एफआईआर। तो हमने ये देखा कि ये जो एफआईआर है ये काउंटर एफआईआर है। काउंटर एफआईआर होता है कि जब कोई पीड़िता किसी विपक्षी पे कंप्लेन लॉन्च करती है, उसके रिवेंज में जो जिसके ऊपर किया गया है वो पहले के ऊपर में एफआईआर करे। तो वो दोनों ही एफआईआर मेरे पास है। ये घटना 4 अगस्त 2021 की है। इस एफआईआर में एफआईआर नंबर 230/21 पीएस टाउन क्लब मधुबनी, ये जो रजिस्टर्ड हुआ है इसमें हैं जो जिनका आपने नाम लिया है। ज्योति झा। एक्चुअली जी, तो जब एक्यूज्ड होती हैं तो उनका नाम स्टेट लिया जाता है। स्टेट। जी, क्योंकि उनका नाम नहीं ली जाती है क्योंकि वो एक्यूज्ड हैं। जी। आप विक्टिम का नाम ले सकते हैं, हुँ, इसलिए एज ए लीगल प्रोस्पेक्टिव्स हम उनको स्टेट ही कहेंगे। हुँ, तो इसमें सेक्शन उनके ऊपर जो लगाए गए हैं वो है 419, 420, 370, 379, 384 आईपीसी। ताज्जुब की बात यह है कि इनका एफआईआर 230 है और जो स्टेट हैं इसमें उनका एफआईआर नंबर है 231/2021, 4 अगस्त 2021। दोनों ही सेम डेट हैं। सेम डेट। जी, दोनों ही सेम डेट हैं, दोनों का सीरियल नंबर भी आगे पीछे ही है। और ये दोनों ही एफआईआर जो एसएचओ टाउन मधुबनी हैं उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें देखने की बात यह है कि इस एफआईआर में जो पहला एफआईआर की जो कंप्लेंट कॉपी होती है उसको डीडी एंट्री बोलते हैं हम लोग। तो डीडी एंट्री है सुबह 4 बजे की, जो कि माधव झा की पत्नी के द्वारा दिया गया है। और माधव झा की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि हम किसी काम से चंडीगढ़ गए हुए थे, हम वापस आए हैं तो हमने देखा अपने घर का ताला टूटा हुआ, उस घर में कुछ सामान गायब थे। बाद में उन्होंने देखा कि उनका सामान जो था वो सामान बगल के पड़ोस वाले कमरे में था। उसके ऊपर में वो तहरीर देने के लिए पुलिस स्टेशन गई हैं, वहाँ पे रिटन कंप्लेन दी हैं। रिटन कंप्लेन देने के बाद में अब जांच का विषय होता है कि इसके बाद में पुलिस अनुसंधान करे उस चीज़ का। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो घर पे आई हैं तो इनके जो ऑनर हैं उनके साथ बकझा होने लगा। उसी क्रम में जो है सो उन्होंने फिर एक शिल्पा नाम की लड़की हैं जो कि कंप्लेनेंट हैं इस केस शिल्पा में। महतो। शिल्पा महतो, हुँ, वो कंप्लेनेंट हैं, वो अपना एज 19 ईयर्स बताती हैं। और वो ये कहती हैं कि उनका भी एफआईआर नंबर 230/21 डेटेड 4 अगस्त 2021 है। उन्हीं के कंप्लेन के आधार पे इनको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर भी अपनाया गया है वो भी जांच के विषय बनता है, क्योंकि
सीआरपीसी में 41 सेक्शन है, जिसमें ये लगता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें आप पहले पीड़िता को बुलाएं नोटिस दे करके, वो नोटिस का जवाब देंगी। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तब जा कर के आपको अरेस्ट बनता है। दूसरा, वोमेन के में किसी भी महिला की गिरफ्तारी होती है, इसके लिए भी सीआरपीसी 46 में सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी महिला को गिरफ्तार करते हैं तो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो आपको गिरफ्तारी करने से पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा, वारंट इशू करानी पड़ेगी और आपके पास महिला पुलिस होना मैंडेटरी है। और कभी भी आप किसी महिला को थाने पे नहीं अरेस्ट करेंगे, ये उसमें क्लियर कट मेंशन है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो अनुसंधान में पाया गया है, अनुसंधान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर ही हुआ है। सोचने वाली बात ये है कि जो इसमें माधव झा की पत्नी है, उनका एफआईआर नंबर 231/2021 है, ये हैंड रिटन है, और उनका जो सेक्शन है वो एफआईआर में वो भी है आपका 341, 385, 504 एंड 34 आईपीसी। इसमें कोई जांच नहीं हुआ, कोई पूछताछ नहीं हुआ, जो कि इनके द्वारा लगाया गया आरोप। इनका जो तहरीर दिया गया है उसका समय है सुबह 4 बजे, 4 तारीख को। लेकिन 4 तारीख के ही डेट में जिसका 3:30 बजे दोपहर में दिया जाता है एक आवेदन, उसमें कितनी तेजी है ये सोचने वाली बात है कि आपको 3:30 बजे में एक कंप्लेन आता है, वो भी प्रिंटेड आता है। प्रिंटेड होने के बाद में उस पे सिग्नेचर है शिल्पा झा, जो आप शिल्पा महतो बता रही हैं वो, और उसके आधार पे विदिन 4 आवर्स आप 8 बजे के बाद, वो भी रात में 8 बजे के बाद, आप माधव झा की पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में आप ये बतलाते हैं कि हमने इनको जो गिरफ्तार किया है वो थाने के कैंपस के अंदर में गिरफ्तार किए हैं। उस पे जो आईओ असाइन हुआ है वो भी महिला पुलिस नहीं है, वो भी जेंट्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमने ये देखा है कि जहाँ पे 376 के केसेस, 302 के केसेस, जो बड़े बड़े केसेस हैं, उसमें जिसके ऊपर वारंटी, NBW, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर, कुर्की का ऑर्डर निकल चुका है, आदेश निकल चुका है, वो तो खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन एक महिला जिसका 1 महीने ही शादी, एक महीना पहले ही शादी हुआ है, अभी श्रावण का महीना है, मधुश्रावणी का पर्व होता है, देखते हैं शाम को फुललोढ़ी होता है, वही मधुश्रावणी आने वाला है। बहुत सारे हिंदू कस्टम्स में रीति रिवाज होते हैं, उसको फॉलो की जाती है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करती है, रात को जाती है, अरेस्ट करती है, और उसके बाद में अगले दिन वो कोर्ट में पेश करके जेल भेज देती है। लेकिन जो माधव झा की पत्नी के द्वारा एफआईआर किया गया है उसकी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जेल भी किस, जो आरोप लगाया गया है, सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि जो एफआईआर है, उस एफआईआर को लेकर के जो एफआईआर में सेक्शन है वो कहीं भी मैच नहीं होता। जैसे कि उनका एफआईआर है 419420, 419 हो गया आपका पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय प्रेजेंटेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंडा, और 420 हो गया चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंट्रोड्यूसिंग डिलीवरी बाय ऑफ प्रॉपर्टी, यानी छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु। यहाँ पे वस्तु क्या है, 1000 रुपया, बहुमूल्य वस्तु। वो भी आप जानते हैं कि जो बहुमूल्य वस्तु होती है, एक दूसरे को जान पहचान है, खुद ही एफआईआर में लिखा हुआ है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ, 10 दिन पहले से जानती हूँ, ये मेरे घर आए,
उनके खुद के एफआईआर में लिखा हुआ है। जिस शिकायत के आधार पे माधव झा की पत्नी अभी जेल में है, उसी एफआईआर में ये चीज़ लिखा हुआ है। उस एफआईआर को अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना भी सकता हूँ। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर कोर्सेस बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन डेली योगा क्लासेस 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। आप मुझे समय दें। जी, ये एफआईआर है। आप देख सकते हैं कि ये हैंड रिटन एफआईआर नहीं है, ये टाइपिंग है, टाइप किया गया है, हिंदी में टाइप किया गया है। और हिंदी में टाइप कराने के बाद में ये एफआईआर किया गया है। वो लिख रही हैं, सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष महोदय, नगर थाना मधुबनी महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं शिल्पी कुमारी, उम्र 19 वर्ष, पिता श्री घूरन महतो, पता सुभाष चौक, मधुबनी बिहार 847211 की निवासी हूँ। मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करती हूँ। मेरे घर पर वो करीब 7 या 8 दिन पहले एक महिला नाम ज्योति झा, जिसका मोबाइल नंबर ये है, मेरी छोटी बहन दुल्हन की तैयारी करती है, उसी सिलसिले में मेरे घर में आई थी और मेरी बहन ज्योति झा को मेकअप करने सजा दी। ज्योति झा बोली मेरा जन्मदिन है। इसी सिलसिले में जब उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, एमएमसीएच मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधुबनी और चंडीगढ़ में सीबीआई ऑफिसर भी हूँ। तब मैंने कहा मैं भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। तो उसने कहा मैं मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन करवा दूंगी। मैं अपने माता पिता से पूछी कि मैं इनके साथ चंडीगढ़ एडमिशन कराने जाना चाहती हूँ। फिर मेरे माता पिता उपयुक्त महिला पर विश्वास करके इसके दिनांक 28/7/2021 को मेरे घर से ज्योति झा मुझे साथ लेकर जब बस स्टैंड के लिए निकली तो उन्होंने मुझसे 3000 रुपये नकद लिए। इसके बाद हम दोनों बस द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए चले। मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में बस इंचार्ज बताया कि गाड़ी चंडीगढ़ के लिए खुल गई है। फिर ज्योति झा मुझे नीलेश नाम के व्यक्ति के घर लेकर गई और बोला कि यहीं रुकते हैं और गाड़ी आएगी तो चलेंगे। फिर सुबह में करीब 3 बजे मुझे लेकर बस स्टैंड गई, जहां से मैं ज्योति झा के साथ चंडीगढ़ बस पर बैठ गई। जहां रास्ते में बिहार से जाने पर बस की चेकिंग एक पेट्रोल पंप पर की गई। जब वहां पर एक व्यक्ति बताया कि इसमें एक महिला बैठी है जो किसी के घर से ज्वेलरी करके जा रही है, ज्वेलरी चोरी करके जा रही है। फिर वहां से गाड़ी खुली, आगे जाकर बस यूपी में रोकी गई और बस इंचार्ज फिर बस में चढ़ गए। उनके पास उनकी चोरी की वीडियो आ गई। करनाल में जाकर के वो बस से जाकर परेशानी करके बस रुकवाई और महिला हेल्पलाइन को कॉल करके बुलाई। चेकिंग के क्रम में ज्योति झा के बैग से चोरी का ज्वेलरी सामान पाया गया। फिर वहां से हम दोनों को महिला पुलिस सखी एक स्टॉप सेंटर लेकर चली गई, जहां से मुझे ज्योति झा पर शक हुआ कि यह एक जालसाज महिला है। मैं अपने साथ लाई मोबाइल नंबर सो से पापा से फ़ोन की। दूसरे दिन मेरे पापा मधुबनी थाना आकर लेकर आ गए। आते समय रास्ते में मुझे फ़ोन पे मेरे बैंक अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिया गया है, जिसका मैसेज मुझे आया। उस समय मेरा डेबिट कार्ड ज्योति झा, जो एक जालसाज एवं धोखेबाज महिला है, उसके पास था, जो सीधे साधे लोगों को अपनी अनेकों विभाग की आईडी दिखाकर नौकरी एडमिशन के झांसे में फंसाती है। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि उक्त ज्योति झा अपने किराए के मकान में आई हुई है। तब मैं मकान मालिक पवन प्रधान, जिनका घर सुभाष चौक, थाना नगर जिला मधुबनी से संपर्क कर उनके मकान में पहुंची तो देखी कि उक्त ज्योति झा वहां मौजूद है तथा उनसे बकझक कर रही है।
मकान मालिक पवन प्रधान से ज्योति झा का नाम पता मांगने पर उसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया गया, जिसमें उसका नाम ज्योति कुमारी, पिता विनोद कुमार, पता 3 हेलो माजरा चंडीगढ़ है तथा आधार नंबर ये है। मेरा दावा है कि ज्योति झा गलत नियत से मुझे ले जा रही थी, अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपने स्तर से इस संबंध में जांच कर जालझास महिला के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। ये एफआईआर है। ये एफआईआर दिया गया है 4/8 को शिल्पी कुमारी, पिता घूरन महतो, पता सुभाष सुख, थाना नगर, जिला मधुबनी के द्वारा। इसमें कहीं भी लड़की ने ये आरोप नहीं लगाया है कि हमें मेडिकल में एडमिशन कराने के एवज में 50,000 रुपये चाहिए, 25,000 रुपये चाहिए या लाख रुपये चाहिए, कहीं नहीं बताया है। लड़की ने खुद नहीं स्टेटमेंट दिया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हम भी किसी को कहते हैं कि अरे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तुम्हें एडमिशन चलो मैं करा देता हूँ, इसमें गुनाह क्या हो गया? हमने क्या उससे कोई घूस मांगे? हमने क्या उससे पैसे मांगे? हमने तो कुछ नहीं मांगा है। लोग भी पूछते हैं, कोई अपने दोस्त से पूछता है तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, तो मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा भी एडमिशन करा दो। अगर पैसे का लेन देन होता, कोई ऐसा प्रूफ होता जिससे कि हाँ ये पता चले, उसमें भी ये बता क्या रही हैं 3,000 रुपये नगद मांगे। घर पे ही अगर आपको 3,000 रुपये मांग लिए थे तो साथ में फिर क्यों गए करनाल तक? दूसरा चीज़, जो इन्होंने सोने का आरोप लगाया है, ये महिला ये नहीं कह रही हैं कि ये हमारा सोना चोरी करके ले जा रही थी। वो अदृश्य पर्सन है। वो किसका सामान चोरी करके गया है, किसका चोरी करके नहीं आया है, उसका कोई नाम पता जिक्र नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब ये महिला करनाल पहुंच गई हैं तो वहाँ से पापा को फ़ोन करके बताई हैं सारी बातें, लेकिन ये फिर अगले पैराग्राफ में ये कह रही हैं कि मेरे पापा आए और मधुबनी थाना से लेकर के गए हैं। अब ये घटना है 27 तारीख की, यानी 28 तारीख को हो गया, 29 चली गई, 30 चले गए, इन्होंने कंप्लेन कुछ नहीं दिया, ना 27 को दी, ना 28 को दी, ना 29 को दी, ना 30 को दी, ना 1 तारीख को दी, ना 2 तारीख को दी, ना 3 तारीख को दी। जब इनके पापा खुद अगर थाना आए थे मधुबनी तो वहाँ पे तहरीर दे देते उस लड़की के बारे में, ये लड़की ऐसी ऐसी थी और ये ऐसा ऐसा हमारी लड़की के साथ में ले गए हैं और वहाँ पर हमें ऐसी तरीके से ये हुआ है। इसमें अगर माधव झा की पत्नी का कोई भी गुनाह होता तो वो शिकायत करती थाने में जाकर के। उन्होंने क्यों नहीं थाने में शिकायत किया? ऐसा तो कहीं नहीं है। वो कह भी रही है कि थाने में हमारे पिताजी आए थे। दूसरी बात ये है कि ये एफआईआर कब हुई है? 4 अगस्त को। अगर ज्योति झा इतनी ही जालसाज रहेगी तो करनाल से फिर वो मधुबनी क्यों आएगी? वो तो चंडीगढ़ में ही रह जाएगी। रिकवरी के नाम पे क्या हुआ है? हवा में बात है। हमने 3,000 नगद दिए, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। 3,000 रुपये तो सरकारी फीस भी नहीं है मेडिकल में। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 15,000 रुपये चाहिए। इन्होंने 3,000 रुपये बस दिखाया और 1,000 रुपये एटीएम से दिखाया। ये कहीं ना कहीं पूरे का पूरा एक जो है शक के दायरे में है। पूरा का पूरा एफआईआर 230/21। दूसरी चीज क्या है, इसमें आप देखेंगे इनका खुद का, पुलिस का खुद का है कि 28/7 ये जो है अपराध की घटना 28/7 लिखा है। अगर अपराध की घटना 28/7 है तो आप फिर एफआईआर पे डेट क्या लिखे हैं? 4 अगस्त। दूसरी चीज क्या है, थाना में प्राप्त सूचना की तिथि 4 अगस्त 2021, समय 3:30 बजे, 15:30 दोपहर के 3:30 बजे। प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि जैसे ही सूचना मिलता है उसी समय हम एफआईआर कर देते हैं, सेम टाइम पे। वो भी है यहाँ पे 3:30 बजे सुबह में, 3:30 बजे दोपहर में। तीसरी चीज क्या है कि इन्होंने जो रिकवरी दिखा रहे हैं, जो पुलिस की रिकवरी है, उस पर यह बता रहे हैं कि तलाशी सह प्राप्ति, जब्ती सूची, प्रसंग, नगर थाना
सो एंड सो नंबर, तिथि व समय 4 अगस्त, समय 8:05 रात्रि, समय है 8:20.5 यानी 8:05। यानी कि आपने जो गिरफ्तारी इनकी करी है वो रात के 8:05 पे की है। ऐसी क्या इनके पास वारंट था? क्या इनके पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था? क्या इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध कर दिया था जो कि रात में फरार होने वाली थी और जो अपने पति के साथ रह रही हैं? पति और पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं मधुबनी में, सारा सामान वहीं पे है इनका, सब इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये जांच कर लेते। और जबकि ठीक उसी दिन जो माधव झा की पत्नी हैं उन्होंने भी एफआईआर करी है, उन्होंने इनसे पहले कंप्लेन दी है। उनका समय है 4 बजे सुबह, यानी कि उन्होंने जो शिकायत करा है वो 4 बजे सुबह और इन्होंने जो शिकायत करा है वो 3:30 बजे दोपहर। तो पहला शिकायत किसका आया? माधव झा की पत्नी का। पहले उस पर जांच होनी चाहिए थी, उनकी पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, उसमें इंट्रोगेशन होनी चाहिए थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। उसका कहीं कोई नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अब इन्होंने जो माधव झा की पत्नी ने पहले एफआईआर करा था, उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। वो राइटिंग में है, वो कोई टाइपिंग नहीं है, वो राइटिंग में है। वो राइटिंग में है, यहाँ पे सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग में है, रिटर्न कंप्लेन है। उनका ये एफआईआर है। सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष महोदय, नगर थाना मधुबनी महाशय, निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं ज्योति झा, उम्र 22 वर्ष, पति माधव झा, साकिन घंघौर, थाना बाबूबरही, जिला मधुबनी की निवासी हूँ। वर्तमान में किराए के मकान विवेक पासवान, पिता नामालूम, मोहल्ला नोनिता टोली, थाना नगर, जिला मधुबनी के मकान में बतौर किराएदार हूँ। अभी हाल में दिनांक 18/7/2021 को इनके मकान में शिफ्ट किए हूँ। पुनः दिनांक 28/7/2021 को मैं अपने किराए के मकान के कमरे में ताला बंद कर जरूरी कार्य से चंडीगढ़ शहर गई थी। आज दिनांक 4/8/2021 को सुबह 4 बजे जब मैं अपने डेरा में गई तो देखी कि कमरा खुला हुआ है। अंदर जाने पर देखी कि पूरे डेरा में मेरी रखा सामान, गैस चूल्हा, पंखा, बिस्तर, कपड़े, बर्तन, राशन एवं किचन में एक डब्बे में 2000 रुपये था। सब सामान एवं रुपया गायब था। जब मैं मकान मालिक से पूछने गई तो 1 विवेक पासवान, पिता न मालूम, 2 पूजा कुमारी जो विवेक की बहन हैं, 3 अनुज पासवान, पिता न मालूम, 4 विवेक की माँ मकान मालकिन, सभी मिलकर मुझे गाली गलौज करने लगी। मैं देखी कि मेरी गायब सामान उन्हीं के घर में रखी हुई है। मांगने पर बोली कि 10,000 रुपये दो, फिर अपना सामान ले जाना। फिर उक्त लोग अपने हाथ में डंडा लेकर मुझे मारने आई तो मैं अपने कमरे में बंद कर ली। फिर थाने से पुलिस आ गई तो मैं दरवाज़ा खोली और थाना आकर एक आवेदन दे रही हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ज्योति झा, मोबाइल नंबर। अब इसमें क्लियर कट मामला है कि इसमें कहीं भी माधव झा की पत्नी ये नहीं आरोप लगाई है कि मेरे साथ कोई लड़की चंडीगढ़ गई थी, या मैंने किसी से 1000 रुपये लिए, या मैं किसी से 3000 रुपये लिए, या मैंने किसी को एडमिशन करने के लिए बताया। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। दूसरी चीज, दोनों ही एफआईआर में मोबाइल नंबर मेंशन है। मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाए, उसे लोकेशन ट्रेस की जाए कि किसकी लोकेशन इस डेट में कहाँ पे थी। एक ये भी एविडेंस में आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि ये कह रही हैं कि पेट्रोल पंप पे बस खुली थी, तो पेट्रोल पंप पे तो सीसीटीवी भी होता है, तो एफआईआर तो फिर वहां होना चाहिए था।
अगर चंडीगढ़ में रिकवरी, चंडीगढ़ में एफआईआर होनी चाहिए थी, या 0 एफआईआर वहाँ होता, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र स्टेट ट्रांसफ़र होता। उन्होंने ये भी नहीं किया है। ये आ गए अगले दिन, लेकिन एफआईआर किए हैं 4 तारीख। ये कब एफआईआर किए हैं? जब माधव झा की पत्नी खुद शिकायत लेकर के गई हैं थाने, उसके बाद में, और उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। और बता रहे हैं हम आपको एक, अगर ये मान लिया जाए कि पहले एफआईआर उसने करा और एफआईआर करते ही इनको अरेस्ट कर लिया, तो क्या जब माधव झा की पत्नी अरेस्ट हो गई थी तब वो अपना एफआईआर लिखवा रही थी क्या? अगर कस्टडी में अगर आप लेते हैं, पुलिस कस्टडी में, तो उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उस समय वो इवन की पावर पे भी वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं जब तक कि जेल सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर ना हो या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो। तो जब ये अरेस्ट हो ही गई थी तो फिर एफआईआर कैसे हो गई? क्योंकि ये तो खुद बता रहे हैं कि 3:30 बजे में हमारे थाने पे शिकायत लेकर के आई हैं, हमने 3:30 बजे ही एफआईआर कर दी और हम रात के 8 बजे में इनको थाने पे ही जो है सो अरेस्ट कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? वैसे ज्योति झा एक लाइव वीडियो भी वहाँ से उन्होंने करने का प्रयास किया था, बट जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है कि उसका मोबाइल छीन लिया गया, जी। मोबाइल छीन लो ऐसा कुछ कहा गया, तो जी। थाने पे ही शायद वो थी ऐसे। जी। अब मैंने लगभग दोनों एफआईआर पढ़ के सुनाया है। जी। अब मैं आता हूँ ज्योति झा जिस केस में अरेस्ट हुई हैं, उसमें धाराएँ क्या लगाई गई हैं? और क्या वो मैच हो रहे हैं इनके शिकायत से? उनमें धाराएँ लगाई गई हैं 419, 420, 370, 379, 384। आप ये देखिए कि चोरी, जब लड़की साथ में ही थी तो चोरी कैसे हो गई? क्योंकि चोरी का डेफिनीशन होता है, हर एक सेक्शन के कुछ न कुछ डिफाइन होते हैं। 378 में थेफ्ट की डिफिनीशन होती है। चोरी तभी कहलाया जाएगा जब आप वहाँ पे ना हो, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल हो, दूसरा उसको पता ना हो सामान को कि चोरी हो रहा है। जी। अगर आपके जेब में पैसे हैं और हम आपके जेब से निकाल रहे हैं तो क्या ये चोरी होगा? क्योंकि आप तो प्रेजेंट हैं, तो चोरी तो हो नहीं सकता। लेकिन एफआईआर में सेक्शन चोरी है। दूसरा, पॉकेट मारी, जेब कतरा हो रही है। जी नहीं, वो दूसरा चीज़ है। मैं इसी पे आता हूँ, मैं कंटेंट से बाहर नहीं जाता हूँ। जो इन्होंने लगाए हैं मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। जो एसएचओ के द्वारा, महिला टाउन के द्वारा जो एफआईआर में सेक्शन लगाए गए हैं वो एफआईआर से कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। चोरी का शब्द क्या है? उन्होंने एफआईआर में ये कहा कि कोई अननोन व्यक्ति बस में आया और उसने ये कहा कि इसमें एक महिला ऐसी बैठी है जो सोने चुरा के जा रही है। यानी कि इस कंप्लेनेंट का तो नहीं है ना, इनका तो गहना नहीं है ना चोरी का। अब जिसका चोरी हुआ है वो एफआईआर कहाँ है? वो तो एफआईआर नहीं है। दूसरा चीज किए हैं 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन ये होता है मानव तस्करी। आप ये देखिए कि दोनों के एज में गैप है 2 साल का, एक है 19 साल की, एक है 22 साल का। दोनों ही एफआईआर में अपनी अपनी एज मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन तभी होता है जब आपका एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। क्योंकि एक आदमी बायर होगा, दूसरा आदमी सेलर होगा। तो अगर ज्योति झा बायर थी तो सेलर फिर कौन था? या ये अगर सेलर थी तो बायर कौन था? यहाँ पे वो सेक्शन 34 नहीं है एफआईआर में जहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो नहीं है। सिंगल एक ही है, माधव झा की पत्नी। 370 भी इनका ऐसा है। फिर आरोप लगाए हैं 379 मैंने क्लियर कर दिया, पनिशमेंट थेफ्ट का, चोरी का। फिर लगाए हैं आपका 384। 384 होता है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती वसूली करने के लिए। इसमें कहीं भी जबरदस्ती शब्द का प्रयोग खुद कंप्लेनेंट ने नहीं किया है।
वो खुद कह रही हैं कि मेरे से 1000 रुपये मांगे, मैंने दिए, मैंने से 3000 रुपये मांगे, मैंने 3000 रुपये दिए। तो इसमें जबरदस्ती कहाँ से हुआ? ये तो कंसेंटेड हो गया। अगर हम आपसे जबरदस्ती लेते कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के एक्सटॉर्शन हुआ। ये तो आप दे रहे हैं 3000 रुपये। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहां से चंडीगढ़ जा रहे हैं, यहां से दिल्ली की बस की भाड़ा 2000 रुपया है, दिल्ली की बस की भाड़ा 2000 रुपया है, 2 आदमी जाएंगे 4000 रुपया लगेगा। तो अगर ये जा भी रही थी चंडीगढ़, 3000 रुपये दिए हैं, फिर भी किराए से कम है। पर्पस भी तो होता है, किस लिए मांग रही हैं? 3000 मांगी हैं, और वो भी एक्सटॉर्शन का लगा दिया यहां पे सेक्शन। इनका ये सेक्शन, जो भी चीजें यहां पे लगाया गया है, ये सेक्शन अभी अभी मैच नहीं हो रहा है। जी कहीं से मैच नहीं हो रहा है। आपको एक और बात बताते हैं, अभी पिछले ही सप्ताह की बात है, झंझारपुर कोर्ट में एडीजे फर्स्ट ने एक कमेंट पास किया था एसपी के ऊपर में कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पॉक्सो एक्ट लगाई जाए और कब 376 लगाई जाए। वही काम यहां फिर से अपनाया गया है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जितने भी गाइडलाइंस हैं वोमेन के अरेस्ट को लेकर के, एक भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 ये कहता है कि नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर्स, अगर पुलिस को लगता है कि कोई शिकायत आया है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या सीरियस है, तो पहले वो नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को। अगर वो जांच में सहयोग करेगा या जो भी उसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, अगर उसे वो संतुष्ट नहीं होता है, तब जाकर के अरेस्टिंग बनती है। यहां पे वो भी प्रोसीजर नहीं अपनाई गई है। दूसरा चीज, जो आपका एक सेक्शन आती है सीआरपीसी का 46 सब सेक्शन 4, इसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभी प्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। क्लियर है? रात के 8:05 पे गिरफ्तारी हुई है। और ये जो पीरियड है, ये अपने आप में एक एविडेंस है, इन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। दोनों ही प्रोसेस नहीं फॉलो किया, ना इन्होंने नोटिस इश्यू किया है और ना ही इन्होंने जो 46(4) में है महिला की गिरफ्तारी के लिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डैमेज किया है। जो लिबर्टी ऑफ लाइफ है उसको स्पॉइल किया है। इन्होंने एक लड़की को बदनाम किया है। इसमें जांच की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए आपको 3-4 चीजों की जरूरत होता है। प्रिपरेशन इसमें लगभग महीना दिन से चल रहा होगा। इंटेंशन, अब पास्ट में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास किए हैं किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में, किसी इन लॉज के अगेंस्ट में, वो लोग भी हो सकते हैं, मना नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें जांच का विषय है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव का। दूसरी बात, एक समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एक महिला जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, उसका पिछला कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसी थाने में कोई एफआईआर नहीं है,
इवन कि सिंगल डीडी एंट्री तक नहीं है। उसके अगेंस्ट में सारे लोग मिले हुए हैं। ये कोरोना पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप अरेस्ट उसी केस में करेंगे जो केस बिल्कुल ही सीरियस ऑफेंडल मॉनिटरी हो। ये क्या उस श्रेणी में आते हैं? 3,000 रुपया क्या उस श्रेणी में आ गए? वो भी एक महिला के पीछे, जिसकी अभी नई शादी हुई है, शादी किए हुए महीना दिन भी नहीं हुआ है, पूरा समाज देखता है। और इसमें जांच की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस पदाधिकारी इसमें निष्पक्ष जांच करें। जो भी दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसमें कहीं किसी की तरह गुंजाइश ना हो, बशर्ते कि सत्य जरूर आगे आनी चाहिए। हम सत्य कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सर ने जैसे बताया है, ये तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये बहुत ही विवादित, ये जो अभी प्रेम प्रसंग विवाद चला था, इसमें बहुत ऊपर लेवल पे बहुत ऐसे लोगों का नाम भी आया था इसमें कि इनका हाथ है, उनका हाथ है। फाइनली जो माधव झा जो उनके हस्बैंड हैं, जो स्टेट इन्होंने कहा है ज्योति झा उनकी, तो वो कह रहे थे मेरी वाइफ़ नहीं है, और ज्योति झा कह रही थी कि मेरे हस्बैंड है, हमने शादी किया है। तो फिर जब ये पंचायत टाइप की हुई थी, तो उसमें माधव झा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी धर्मपत्नी है, और फिर उन्होंने स्वीकार भी किया था। और फिर अचानक से महज 1-2 महीने के अंदर ही इस तरह का एक हो जाना, और एक ऐसी लड़की जो कभी, इन्होंने कहा है कि सिंगल डीडी एंट्री भी नहीं थी जिसके खिलाफ, वो अचानक से मतलब सनसेट में मतलब 8 बज के कुछ मिनट पे जो है अरेस्ट भी हो जाती है। और उसी का एफआईआर जो पहले उसने किया था, उस पे अभी तक जांच भी नहीं हुआ है। तो ये जांच का विषय है, इनका भी कहना है। सर, अब ये ज्योति झा अभी जो जेल में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? उन्हें जेल में रहने दें, क्या होगा इनके साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि मुझे पता लगा है, यहाँ पे वो दलसिंह सराय जेल में हैं। क्योंकि यहाँ पे जब पुलिस कस्टडी मांगती है, तो अगर उसमें कुछ बरामदगी होती है या होना बाकी होता है, तो उसके लिए पीसी मांगती है, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दी जाती है। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आजकल हो क्या गया है कि निर्दोष को दोषी साबित करने की होड़ लगा हुआ है, होड़ लगा हुआ है। हमारे पास एक पेपर की कटिंग है, पेपर की कटिंग है, ये है, देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान का है। ये हिंदुस्तान का है, 5 अगस्त 2021 का। यानी कि जिस दिन ये एफआईआर हुई है, जिस रात को अरेस्ट हुआ है, उसी के अगले दिन की ये पेपर की कटिंग है। अब मुझे इतना बता दीजिए कि 12 बजे रात के बाद डेट चेंज हो जाती है और इसका कंटेंट पहले छप जाता है, और इस पूरे ही पेपर में कहीं भी ज्योति ने जो एफआईआर किया है उसकी कोई डिटेल नहीं है। जबकि उसी थाने में उसी एफआईआर के जस्ट नीचे एफआईआर ज्योति झा का किया हुआ है। वो चीज़ें क्या हैं नहीं। वो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियलिटी नहीं बरती गई है? एकपक्षीय मतलब। और जिसने भी इसको पब्लिश कराया है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये परमिशन किसने दिया है। उसको निष्पक्ष पब्लिश करना चाहिए था, उनको दोनों की बातें रखनी चाहिए था। उन्होंने 230 एफआईआर नंबर की डिटेल तो यहाँ लिख दी, लेकिन 231 एफआईआर नंबर की डिटेल नहीं लिखना चाहा। दूसरी चीज़, यहाँ पे बड़े बड़े अपराधी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। हमारे गांव में परसों रात 4 घर में चोरी हुई है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जिसका सारा आइडेंटिटी है उसको गिरफ्तार कर ली जाती है, वो भी एक महिला। और एक बात बताना चाहें, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी शादी थोड़ा सा पंचायत लेवल की हुई है और काफ़ी सारे गांव के लेवल पे हुआ बड़े है। बुजुर्ग सम्मानित लोग आए थे जी। तो माधव झा कहाँ पे हैं इस पूरे प्रकरण में? उनके पति। द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड मस्ट बी फॉलोड बाय द हस्बैंड। उनको आना हुए चाहिए। उनको आगे आना चाहिए, उनको ट्रुथ बताना चाहिए, आगे आकर के सच्चाई क्या है, और धर्मपत्नी का और साथ देना चाहिए। उनका धर्मपत्नी का साथ देना चाहिए।
उनकी जो एक ड्यूटी ऑफ हस्बैंड होता है उसको फॉलो करना चाहिए, वो कहाँ है? अगर घर में इनको जो गिरफ्तारी में बताया गया है कि इनके घर से बरामदगी क्या दिखाया है, वो भी एक चीज़ बता रहे हैं। आप देखेंगे कि जब्त सामानों का विवरण, एक काला रंग का हैंडबैग, हम तो कहते हैं कौन सा ऐसा घर है जिसमें एक बैग ना मिले? वो भी काले रंग का। काला रंग का बैग, ठीक है। जिसमें एक क्यूरिकुलम विटे, बायोडाटा, कोई भी आदमी बायोडाटा रख सकता है? ये गुनाह है क्या? ये ऑफेंसिव है क्या? यानी आप अपने घर में काले रंग का बैग रखे हैं तो क्या ऑफेंस हो गया? दूसरा है, अब उस बायोडाटा की डिटेल लिखा हुआ है। उस बायोडाटा में क्या लिखा है? नंबर, एड्रेस, जीमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, उसमें ईमेल आईडी क्या है, उस ईमेल आईडी के नीचे वो वेबसाइट www.transcare.labs, मतलब वो इन्होंने लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? चंडीगढ़ प्रशासन स्वास्थ्य विभाग नगर निगम चंडीगढ़ से ज्योति कुमारी नेम ऑफ फादर विनोद झा, ये एड्रेस है, दिनांक 25 में को बना जन्म पत्री की कुल 4 पीस। हम कह रहे हैं कि जन्म पत्री की 4 पीस रखना क्या गुनाह है? अगर आप अपने सर्टिफिकेट अपने पास अगर 4 सेट बना के रखे हैं तो क्या गुनाह है? दूसरी चीज, इन्होंने जो घर की तलाशी लिया कि इनके पास सर्च वारंट थे? किसके प्रेजेंस में लिया गया है? तीसरी चीज, चौथी में लिखे हैं क्लासिक डायग्नोस्टिक एंड पाथ लैब्स, ए फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथ लैब, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट नंबर, नेम माधव डायग्नोस्टिक लैब, पैथ लैब। अगर किसी की विजिटिंग कार्ड मिले या कोई आईडी प्रूफ मिले, क्या रखना गुनाह है? हम एडवोकेट हैं, हम अपनी विजिटिंग कार्ड अपने पर्स में रखे हैं, अब वो मैं 10 पीस भी रख सकता हूँ विजिटिंग कार्ड। इसमें फिर लिखा हुआ है एक जगह कि एक आला जो डॉक्टर के पास रहने वाला आला 1 पीस। आपको पता होना चाहिए कि जो माधव झा की पत्नी हैं वो मेडिकल की स्टूडेंट रही हैं, उनका एडमिशन हुआ था, तो अगर बाय स्टूडेंट मेडिकल की जो स्टूडेंट होगी वो अगर इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं रखेगी और 1 पीस आला रखना क्या ऑफेंसिव है? क्या इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है आला रखने के लिए 1 पीस? वो भी ये ऑफेंस तब होता जब वो आला लगा करके किसी का ट्रीटमेंट करते हुए पाई जाती या किसी का बीपी मेजरमेंट करते हुए पाई जाती। लोग घरों में रखते हैं बीपी मशीन, शुगर मशीन, एक्यूप्रेशर, तो क्या ऑफेंसिव हो गए? दूसरा चीज क्या लिखा है? लैपटॉप का चार्जर 1 पीस। भैया लैपटॉप एक रहेगा तो लैपटॉप का चार्जर भी 1 ही पीस रहेगा, तो आप क्या शो करना चाहते हैं कि ये क्या मिसयूज हो रहा था लैपटॉप? कई कई घरों में तो 4 लैपटॉप होते हैं, 4 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इनके पास एक लैपटॉप है, एक चार्जर है, वो डिटेल है यहाँ पे। और क्या लिखे हैं? मोबाइल है, मोबाइल नंबर लिखे हैं, उसका IMEI नंबर लिखे हैं, बैटरी नंबर भी लिख दीजिए। क्या वो बताना चाहते हैं कि ये मोबाइल चोरी का है? अगर आप मोबाइल नंबर लिख देते तो साथ में आप CDR भी प्लेस कर देते। ट्रूथ मस्ट बी कम आउट। दूसरी चीज क्या है? एक काला रंग का डेल कंपनी का लैपटॉप जिसका बैटरी खुला हुआ। अब कोई भी पर्सन अगर बैटरी लैपटॉप में रख दिया जाए तो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, और जहाँ पे पावर की कमी होती है तो लोग बैटरी अलग कर देते हैं ताकि वो डिस्चार्ज ना हो। क्योंकि IT सेक्टर से मैं भी बिलोंग करता था, तो मैंने ये देखा है कि अगर आप सेल रखते हैं लैपटॉप के अंदर में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टैंड बाय में 4 से 5 दिन के बाद में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, और वैसे भी बैटरी को अलग ही रखना चाहिए।
क्योंकि टेम्परेचर इतनी हाई है, ब्रस्ट कर सकता है लैपटॉप। ठीक है, और क्या इन्होंने लिखा है कि ज्योति कुमारी पेशर विनोद कुमार का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का एडमिशन कार्ड। हमें ये बताइए कि इसके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स पाया गया है जो ऑफेंसिव है, जो किसी और का है, जिसने किसी आपत्ति दर्ज करा हो, या इनके घर में कोई ऐसा गैंग चलता हो। आजकल एक साइज का होता है, बहुत सारे घरों में पाए जाते हैं, वहाँ तो छापे नहीं पड़ रहे हैं। बस एक बना दिया गया है, 5 लीटर से कम है थाने से बेल मिलेगा, 15 लीटर से ज़्यादा हैं घर भी जब्त कर लो। हमें एक भी चीज़ इसमें सारा का सारा बेसलेस है। जब मोबाइल नंबर साथ में है, दोनों ही साथ में हैं, तो फिर कैसी एक्सटॉर्शन, चोरी कैसी? अगर लड़की उसी डेट में आ रही है तो सेम डेट में एफआईआर क्यों नहीं करी, कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? जब उनके पिताजी थाने से लेके आए हैं, कभी कह रहे हैं कि मैंने तो चंडीगढ़ से कैसे वो आए मधुबनी, इसका कोई डिटेल नहीं है। जाते हुए की तो डिटेल है कि हम यहाँ से मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में एक कमरे में रुके, 3 बजे फिर सुबह में निकले, फिर वहाँ बस बाईपास पर मिले, वहाँ तक तो ठीक। आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आ गए, हवाई जहाज़ से आ गए, बोर्डिंग पास दिखा दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिना किसी, जैसे कि आप कहते हैं कि ऑनरशिप एक होता है, पावर का, व्हाइट कॉलर क्राइम जिसको कहते हैं, ये इसमें अगर जांच तहकीकात अगर सही से की जाए तो इसमें किसका क्या रोल है सब बाहर आ जाएगा, बशर्ते कि जांच निष्पक्ष हो। और कुछ आपको पूछना है इस संदर्भ में? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ज्योति झा ने जो एफआईआर किया था वो, और शिल्पी महतो ने जो एफआईआर किया था वो, और जो भी उस पे विचार विमर्श था अभी वकील साहब ने हम सबको बताया है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये क्या है। और बाकी तो सर ने भी कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और निर्दोष को कभी भी फंसना नहीं देना है हम लोगों को। तो इसीलिए इसको शेयर कीजिए। मधुबनी के जो एसपी हैं, चाहे वो हमारे डीएम साहब हैं, उनको भी मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अभी सावन का महीना चल रहा है, और ऐसे में जो जिनका शादी होता है नया नया, उनके लिए मतलब एक फेस्टिवल है हम लोगों का, और हमारे ही मधुबनी ज़िले की बेटियों को आप जो है सो मतलब जेल में डाल देते हैं। वो भी एक निराधार, मतलब मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसा था नहीं उनके पास, बेसलेस लग रहा है। 2-3 हज़ार रुपये मतलब बहुत बड़ा क्राइम भी नहीं होता है, कोई संगीन आरोप तो उन्होंने किया नहीं था। और एक ऐसी लड़की जो 20 साल तक एक भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है गलत नहीं रहा है, और अचानक से आप उसे जेल में डाल देते हैं। तो इस पे कहीं न कहीं आप लोगों को भी ध्यान ध्यान देना चाहिए था। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। अब हम चाहेंगे कि जो ज्योति झा के फ़ादर हैं, मदर हैं, उनसे ही पूछें कि क्या ज्योति झा का रवैया कैसा था? बचपन में वो कैसे थे? और अचानक ये सब क्या हुआ? उनका क्या ख़्याल है इस विषय में?